गुड इवनिंग. आवर टुडे सेशन इज़ ऑन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. हमने लास्ट लेक्चर में ड्रग रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शंस की बात की थी कि कैसे अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन की बात की थी. आज हम बात कर रहे हैं कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबायोटिक्स से बचने के रास्ते निकालते हैं. सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज़ आवर टुडेज टॉपिक. So coming to the definition, 1945 में नोबेल प्राइज विनर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, उन्होंने वार्निंग दी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होगी, और वो आज सच साबित हो रहा है. द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स को ही हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. मतलब बैक्टीरिया की वो एबिलिटी जिससे वो खुद को एंटीबायोटिक से बचाते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट से बचाते हैं, वो ही कहलाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. WHO डिफाइन करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट इनहिबिटेड बाय यूजुअली अचीवेबल systemic concentration of an antimicrobial agent with normal dosage schedule and or fall in the minimum inhibitory concentration और MIC रेंज. इन्हें अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब नॉर्मली जो हम एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, किसी भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट का कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, उससे इनहिबिट नहीं होते हैं, या जो नॉर्मल डोसेज हम यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा का जब कंसंट्रेशन यूज़ करना पड़े, जिसे हम मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बोलते हैं, उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा डोसेज या ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़े, दैट मीन्स उसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिस दवाई के कंसंट्रेशन को पहले इफेक्ट होता था, उस दवाई का असर अब कम होने लगा है, अब हमें ज़्यादा कंसंट्रेशन में दवाई लेनी पड़ेगी, तब उसका असर होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. Resistance is a means whereby a naturally susceptible microorganism acquires ways of not being affected by the drug. Resistance वो means है जिससे microorganisms अपने आप को ड्रग के इफेक्ट से बचाते हैं. So this was regarding definition. Next, is एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कोई प्रॉब्लम है? हाँ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज की डेट में नंबर ऑफ इन्फेक्शंस जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, गोनोरोइया एंड सैल्मोनेलाइसिस के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं, और इन बीमारियों को ठीक करना मुश्किल होता जा रहा है. AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया है मैंने. AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये एक सीरियस थ्रेट है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में हम जितना भी आगे एडवांस होते हैं, हम उतना ही पीछे चले जाते हैं. लगभग 130 साल पीछे पहुंच जाएंगे. जब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, उस एरा में हम पहुंच जाएंगे जब एंटीबायोटिक्स असर करना बंद कर देंगे. 7 लाख पीपल एक साल में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का शिकार होते हैं और इन बीमारियों से लड़ नहीं पाते हैं. 10 मिलियन पीपल, हो सकता है कि 2050 तक 10 मिलियन पीपल की डेथ हो जाए बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण. AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण अकेले सिर्फ ये एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कैंसर और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ज़्यादा लोगों की मौत के लिए. तो इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बड़ा खतरा है, एक बड़ा प्रॉब्लम है. इंडिया सबसे बड़ा कैपिटल माना जाता है वर्ल्ड का एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए. हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है. इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एंटीबायोटिक कंजम्पशन पर पर्सन, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है. एक व्यक्ति बहुत सारी एंटीबायोटिक्स खाता है कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में. पेनिसिलिन चीपली और इजीली अवेलेबल है. सबसे सस्ती और इजीली अवेलेबल दवाई पेनिसिलिन है, जिसे हम रोज़मर्रा यूं ही खा लेते हैं ऑन काउंटर सेल, या हम सेल्फ मेडिकेशन में इन दवाइयों को ऐसे खाते हैं जैसे हम चॉकलेट खा रहे हैं. और यही कारण है कि हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इन एंटीबायोटिक्स को धीरे धीरे रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं. 70% ऑफ पीपल दे गेट अनॉयड इफ दे आर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स. डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक हमें नहीं लिखता है किसी बीमारी में, तो हमें लगता है कि इसे डॉक्टरी नहीं आती है. हमको नाराज़गी होती है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से जब तक उसमें एंटीबायोटिक लिखी ना गई हो, चाहे ज़रूरी हो या ना हो.
हम चाहते हैं कि डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखे। 1 in 5 एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शंस इज अननेसेसरी, जिसमें से कई एंटीबायोटिक के प्रिस्क्रिप्शन अननेसेसरी होते हैं, सिर्फ पेशेंट के संतोष के लिए डॉक्टर को कई बार लिखनी पड़ जाती है। स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स जो इंडिया में प्रिवेलेंट हैं, ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन पहुंचना बहुत आसान है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, हमारे यहाँ वेस्ट वाटर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किए जाते। इन वेस्ट वाटर में कई बार ऐसे केमिकल्स होते हैं, दवाइयों के कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में जाते हैं और वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको ये रेजिस्टेंट बनाते हैं। इन सारे का मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे, सो इट विल बी क्लियर। एक पुराना रिव्यू या पिछले लेक्चर का रिव्यू, हमने बात की थी कि एंटीबायोटिक्स दे टारगेट असेंशियल बैक्टीरियल प्रोसेसेस। हमने अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स की बात की थी। सो फर्स्ट वन वाज ऐसी एंटीबायोटिक सेल वॉल कंस्ट्रक्शन। तो कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया में सेल वॉल कंस्ट्रक्शन को अफेक्ट करती हैं, जैसे बेसिट्रसिन हुई, बीटा लैक्टम्स हुई। कुछ एंटीबायोटिक्स सेल मेम्ब्रेन और उसके फंक्शन को अफेक्ट करती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए को भी अफेक्ट करती हैं एंटीबायोटिक्स, और फॉलिक एसिड सिंथेसिस। तो ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन ये सारी एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरिया की वाइटल प्रोसेसेस या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को टारगेट करती हैं और उन्हें किल करती हैं। अब इन्हीं प्रोसेसेस को ओवरकम करके बैक्टीरिया खुद को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाता है। कैसे? सो देयर आर two different types of antibiotic resistance. First is intrinsic या नेचुरल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक को, और कुछ बैक्टीरिया अक्वायर करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो इंट्रिंसिक या नेचुरल या अक्वायर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकती है बैक्टीरिया में। दूसरे तरीके जिनके थ्रू एक्वायर्ड रेजिस्टेंस में बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अक्वायर करते हैं, दैट इज थ्रू बायोकेमिकल मेथड्स या फिर जेनेटिक मेथड्स के थ्रू। बायोकेमिकल मेथड्स में ये अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और जेनेटिक मेथड्स को भी। सो टाइप्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसे हमने बात की, दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप इज इंट्रिंसिक या नेचुरल या इनेट रेजिस्टेंस। सो ऑर्गेनिज्म जो भी एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस है उसमें नेचुरली रेजिस्टेंट है, वो नेचुरली उसने कुछ अक्वायर नहीं किया, लेकिन नेचुरली वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है उस एंटीबायोटिक को। जैसे कुछ माइक्रोब्स के पास वो मेटाबॉलिक प्रोसेस ही नहीं है जिसको एंटीबायोटिक अफेक्ट करती है, या फिर टारगेट साइट ही नहीं है जिस पर वो ड्रग अफेक्ट करती है, या दे आर इम्परमिएबल, एंटीबायोटिक के मॉलिक्यूल बैक्टीरियल सेल के अंदर या फंगल सेल के अंदर एंटर ही नहीं हो पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ये नॉर्मली अनअफेक्टेड होते हैं पेनिसिलिन जी को। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, उसकी लेयर थोड़ी पतली होती है और उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए पेनिसिलिन जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे कम इफेक्टिव है, या हम कह सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेचुरली रेजिस्टेंट है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को। देन दूसरा एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी नेचुरली इनसेंसिटिव होता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को। टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करती हैं, जिससे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट है। मोर कॉम्प्लेक्स लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जिससे कि बहुत सारे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स एंटर नहीं हो पाती हैं। सो दिस रेजिस्टेंस डज नॉट पोज अ सिग्निफिकेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम। लेकिन ये जो रेजिस्टेंट है नेचुरल, ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इस नेचुरल रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी स्टडीज़ हो चुकी हैं, और उसी के अकॉर्डिंग डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग और उसकी नेचुरल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अक्वायर्ड रेजिस्टेंस जब नेचुरली ससेप्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अक्वायर कर लेता है ऐसे वेज जिसके थ्रू उस पर दवाई का या ड्रग का असर होना बंद हो जाता है। नेचुरली ससेप्टेबल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन बाद में धीरे धीरे एंटीबायोटिक के एक्सपोजर से जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट होता जा रहा है, उसी को कहते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। अब ये एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जैसे हो सकती है बिकॉज ऑफ बायोकेमिकल मेथड्स या जेनेटिक मेथड्स। लेट्स डिस्कस बायोकेमिकल वेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोकेमिकल वेज में पहला मेथड है दैट इज एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। तो कुछ एंजाइम्स जो है एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेट पाथवेज, ऐसी पाथवेज डेवलप करते हैं जहाँ पर वो ड्रग अफेक्ट करती है, उसके अलावा कोई दूसरा रूट अक्वायर कर लेते हैं
मॉलिक्यूल ए को मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे ड्रग का असर जो है वो कम हो जाता है। ऑल्टरेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन्स दैट ट्रांसफॉर्म्स प्रो ड्रग्स टू द इफेक्टिव मोइटीज। पिछली बार हमने बात की थी कि कुछ जो ड्रग्स हैं वो प्रोड्रग्स के फॉर्म में होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही एंजाइम उस ड्रग को एक्टिवेट करके एक्टिव ड्रग बनाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्रो ड्रग को एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करने वाले अपने खुद के एंजाइम को बदल लेती हैं, जिससे ड्रग जो है वो प्रो ड्रग से ड्रग एक्टिव ड्रग नहीं बन पाती है और उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है। ऑल्टरेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन्स जो ड्रग पर इफेक्ट करते हैं, ड्रग जिन पर इफेक्ट करती है उन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे ड्रग उस टारगेट प्रोटीन को टारगेट नहीं कर पाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को सेव कर लेता है। डिक्रीज अपटेक ऑफ ड्रग, ड्रग का सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट ही रुक जाता है, क्योंकि ऐसे प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं जो ड्रग के मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से सेल के अंदर तक लेकर आते हैं और तब वो ड्रग एक्ट करती है। तो अब ये जब कैरियर मॉलिक्यूल जो ड्रग को लाने वाला था, चैनल प्रोटीन, ये ही मॉडिफाई हो गया, तो ड्रग का सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट रुक गया और इसलिए ड्रग का इफेक्ट कम हो गया। इफ्लक्स पंप, मान लेते हैं ड्रग जो है वो सेल के अंदर आ भी गई, तो इफ्लक्स पंप्स जो सेल उस दवाई के मॉलिक्यूल को वापस सेल के बाहर फेंक देते हैं। तो ऐसे इफ्लक्स पंप्स जो हैं ये दवाई के कंसंट्रेशन को सेल के अंदर बिल्डअप होने ही नहीं देते, उसके पहले ही उसे सेल के बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि दवाई अपना असर नहीं दिखा पाती है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कोरम सेंसिंग। कोरम सेंसिंग में बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऐसे बायोकेमिकल्स बनाते हैं जिससे आपस में कम्युनिकेट करके रेजिस्टेंस को स्प्रेड करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट बायोकेमिकल वेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। सो रेजिस्टेंस ड्यू टू एंटीबायोटिक का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ड्रग इनएक्टिवेशन बाय एंजाइम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे एंजाइम्स बिल्डअप कर लेते हैं जो ड्रग को इनएक्टिवेट कर देते हैं, ड्रग के मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं और उसके असर को ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल रेजिस्टेंस अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स के लिए बैक्टीरिया ऐसी अमाइनोग्लाइकोसाइड मॉडिफाइंग एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंजाइम्स जो हैं मॉडिफाइंग एंजाइम्स, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट करते हैं, उनको डैमेज करते हैं उनके सेल के स्ट्रक्चर। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हमने बात की थी पेनिसिलिन्स। ये पेनिसिलिन्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बीटा लैक्टम रिंग, जो इस एंटीबायोटिक के इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंस जब बनते हैं इस एंटीबायोटिक के लिए, तो वे एक एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम है बीटा लैक्टामेज। ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ देता है और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के असर को ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक के मॉलिक्यूल को डिग्रेड करके उसको डिस्ट्रॉय करके रेजिस्टेंस एक्वायर करते हैं। क्लोरेमफेनिकॉल से रेजिस्टेंस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है क्लोरेमफेनिकॉल एसाइल ट्रांसफरेज। ये भी क्लोरेमफेनिकॉल एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय करता है। सो एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन में सपोज दिस इज आर एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल, ये सेल वॉल पे बाइंड होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंटीबायोटिक को कई बार ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर दिया। एंटीबायोटिक का ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये था, ये टारगेट साइट है जहाँ पर एंटीबायोटिक बाइंड करती है, इसको चेंज कर दिया इसके टारगेट स्ट्रक्चर को, जिससे जो इसकी बाइंडिंग है टारगेट साइट पर वो अब नहीं हो पाएगी और एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेल वॉल पर एसोसिएटेड होते हैं और अपना असर दिखाते हैं। एंटीबायोटिक जो बाहर है, एक्सटीरियर में है सेल के, वो सेल के अंदर नहीं पहुंच पाती है। The next mechanism, biochemical mechanism, is use of alternate pathways for metabolic growth requirements. Microorganism अपने growth के रूट को ही चेंज कर देते हैं। Resistance can also occur by alternate pathway. जिन reactions को एंटीबायोटिक असर दिखाती है, उन पर असर डालती है, उन रिएक्शंस को ही बाईपास कर लेते हैं। मॉलिक्यूल ए टू बी के कन्वर्जन के लिए रूट डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है PABA दैट इज पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के लिए को, और इनका जो स्ट्रक्चर है सिमिलर है, इसीलिए ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की जगह ऐड हो जाती हैं रिएक्शन में। और ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एक प्रिकर्सर है DNA सिंथेसिस के लिए। दैट मीन्स ये अफेक्ट करती हैं बैक्टीरियल सेल में DNA की सिंथेसिस को। जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हैं सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स को,
वो ओवर प्रोड्यूस करते हैं PABA को। बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ PABA DNA सिंथेसिस अफेक्ट नहीं होती है। सफिशिएंट क्वांटिटी में PABA है सेल में, तो सेल अपना DNA नॉर्मली सिंथेसाइज करता है और एंटीबायोटिक को खुद को रेजिस्टेंट बना लेता है। सो इस तरीके से मेटाबॉलिक पाथवेज को रेगुलेट करके या ऑल्टरनेट पाथवेज यूज करके या ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को चेंज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी को रेजिस्टेंट बनाते हैं। सो थर्ड मैकेनिज्म, बायोकेमिकल मैकेनिज्म फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज ऑल्टरेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन्स दैट ट्रांसफॉर्म प्रोड्रग्स टू द इफेक्टिव मोइटीज। ऐसे कुछ प्रोड्रग्स हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दैट मीन्स थोड़ा इनएक्टिव फॉर्म में। मेडिकेशन है कंपाउंड जो जिसको देने के बाद उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही एंजाइम जो है मेटाबोलाइज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं बॉडी के अंदर ही प्रोड्रग से एक्टिव ड्रग में। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी में ही प्रोड्रग को एक्टिव ड्रग बनाते हैं, वो एंजाइम इनएक्टिवेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टामेज, ये एक्टिवेट करता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रोड्रग को। तो ये जो प्रोड्रग है बीटा लैक्टामेज ही एक्टिवेट कर रहा है। तो प्रोड्रग हमने इसलिए बनाई है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रोड्रग है, वो बॉडी में जाके बीटा लैक्टामेज की प्रेजेंस में एक्टिवेट होगी। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीटा लैक्टामेज बनाता है तो वो उसी के लिए नुकसानदेह होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रोडक्ट को बीटा लैक्टामेज की सिंथेसिस को कम कर देते हैं, जिससे सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रोडक्ट का असर कम हो जाता है। तो एंटीबायोटिक्स ये बाइंड होती है पर्टिकुलर साइट पे, यहाँ पर एंजाइम जो है इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं या प्रोडक्ट को एक्टिवेट होने नहीं देते हैं, जिससे कि एंटीबायोटिक इनएक्टिवेट हो जाते हैं। द फोर्थ मैकेनिज्म इज मॉडिफिकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द टारगेट साइट। हमने बात की थी कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पर्टिकुलर टारगेट पर एक्ट करती हैं और रेजिस्टेंस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टारगेट साइट को ही बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरोक्विनोलोन्स की हमने बात की थी लास्ट सेशन में कि वो डीएनए गायरेज एंजाइम को अफेक्ट करती हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस एक्वायर करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने डीएनए गायरेज को ही बदल देते हैं। एंजाइम बदल गया जिससे फ्लोरोक्विनोलोन उस पर बाइंड नहीं हो पाएगी, ड्रग बाइंड नहीं होगी, तो वो डीएनए गायरेज एंजाइम को इनएक्टिवेट नहीं करेगी। एंजाइम एक्टिव फॉर्म में सेल में रहेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए रेप्लिकेशन नॉर्मली चलेगा जैसे पहले चलता था। सो फ्लोरोक्विनोलोन का असर जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि डीएनए गायरेज एंजाइम चेंज हो गया है। डीएनए गायरेज टारगेट प्रोटीन है फ्लोरोक्विनोलोन का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसे ही चेंज कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल है मॉडिफाइड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ऐसे प्रोटीन्स जो पेनिसिलिन को बाइंड करते हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन में और उसके ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं या उसके एक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो ही चेंज हो जाते हैं। ये मॉडिफाई करके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर लेता है बैक्टीरियल सेल, जिसके कारण पेनिसिलिन इन प्रोटीन से बाइंड नहीं हो पाती। इन प्रोटीन की बाइंडिंग नहीं होने से पेनिसिलिन का असर खत्म हो जाता है, पेनिसिलिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर एक्ट नहीं कर पाती है। सो टारगेट साइट चेंज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एंटीबायोटिक से बचाते हैं। सो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड, ये डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को स्ट्रक्चर अपने टारगेट साइट को मॉडिफाई करके खुद को एंटीबायोटिक के असर से बचाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट्स एन एंटीबायोटिक और ये सेल वॉल के प्रोटीन्स हैं। यहाँ पर नॉर्मली एंटीबायोटिक बाइंड हो रही थी और दिस इज द टारगेट साइट। दिस ब्लू बैरल्स दे आर एक्चुअली सम प्रोटीन्स जिनको टारगेट साइट पर एंटीबायोटिक बाइंड होती है। जब ये टारगेट प्रोटीन जो है ये चेंज हो गया पहले, तो एंटीबायोटिक का मॉलिक्यूल इस पर बाइंड नहीं हो पाया, इसलिए एंटीबायोटिक जो है वो एक्ट नहीं कर पाएगी। दिस टारगेट साइट दैट इज ब्लॉक और इट इज चेंज्ड। फिफ्थ मैकेनिज्म इज रिड्यूस एंट्री ऑफ ड्रग इनटू पैथोजन। ड्रग का ट्रांसपोर्ट ही कम कर दिया। बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो सेल के अंदर एंटर होती हैं थ्रू प्रोटीन चैनल्स जिनको हम पोरिन्स बोलते हैं। एब्सेंस या म्यूटेशन या लॉस ऑफ फेवर्ड प्रोटीन चैनल कैन स्लो द रेट ऑफ ड्रग एंट्री इनटू अ सेल और प्रिवेंट एंट्री ऑल टुगेदर, रिड्यूसिंग ड्रग कंसंट्रेशन एट द टारगेट साइट। किसी भी ड्रग को असर दिखाने के लिए उसका एक मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, एक मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचनी चाहिए, तब कहीं जाके वो असर दिखा पाती है। अगर कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है या डाइल्यूट है एंटीबायोटिक, तो उसका असर नहीं होगा। तो ये तब पॉसिबल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिन चैनल जिन प्रोटीन
चैनल्स के थ्रू एंटीबायोटिक का मॉलिक्यूल सेल के अंदर पहुंचता है, उन पोरीन चैनल्स को ही मॉडिफाई कर देते हैं, या तो वहां से हटा देते हैं उन प्रोटीन चैनल्स को, या उनको म्यूटेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर ही नहीं पहुंच पाता है, और सेल के अंदर अगर एंटीबायोटिक नहीं पहुंच पाएगी तो वो अपना असर नहीं दिखा पाएगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंट गोनोकोकाई जो हैं, दे आर लेस परमेबल टू पेनिसिलिन जी, क्योंकि वो अपना प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं। ऐसे ही क्लोरोक्वीन रेजिस्टेंट पेनिसिलियम फैल्सीपैरम ये अक्यूमुलेट करता है लेस क्लोरोक्वीन पोरीन चैनल्स को मॉडिफाई करके, जिसके क्लोरोक्वीन उस पर असर नहीं दिखा पाती है। सो दिस इज again diagrammatic representation. Antibiotic molecule, it enters through this porine proteins inside the cell. Once it is inside the cell, it leads to its impact. Decreased permeability में जो पोरीन प्रोटीन्स हैं ये मॉडिफाई हो गए हैं, इस मॉडिफिकेशन के कारण एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर जो है उसका कंसंट्रेशन काफ़ी कम है, जिसके कारण ये एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी। Another mechanism used by microorganism for drug resistance is due to drug efflux. Microorganisms अपने इफ्लक्स पम्प्स, ऐसे पम्प्स जो ड्रग के मॉलिक्यूल को बाहर फेंकते हैं, उनको ओवर एक्सप्रेस करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सेल वॉल में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स को एक्सपेल करते हैं और खुद को एंटीबायोटिक के असर से बचाते हैं। देयर आर 5 मेजर सिस्टम्स ऑफ इफ्लक्स पम्प्स। इतने सारे इफ्लक्स पम्प्स हैं, मेजर सिस्टम्स हैं, पूरी फैमिली है, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं एज। फर्स्ट वन इज द मल्टी ड्रग एंड टॉक्सिक कंपाउंड एक्सट्रूडर। उसका नाम ही है जो मल्टी ड्रग और टॉक्सिक कंपाउंड्स को एक्सपेल करने वाला प्रोटीन पंप है, प्रोटीन से बना हुआ, दैट इज जिसको हम बोलते हैं मेट फैमिली ऑफ प्रोटीन्स। अनदर वन इज द मेजर फैसिलिटेटर सुपर फैमिली MFS ट्रांसपोर्टर्स। नेक्स्ट इज द स्मॉल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सिस्टम SMR सिस्टम, द रेजिस्टेंस नोड्यूलेशन डिवीजन RND एक्सपोर्टर्स, ATP बाइंडिंग कैसेट्स दैट इज ABC ट्रांसपोर्टर्स, ये भी ड्रग के मॉलिक्यूल को बाहर एक्सपेल करते हैं। Okay, so drug resistance acquired to erythromycin, fluoroquinolones और antimalarial drugs इन्हीं exporters या efflux pumps के through होती है। This is a diagrammatic representation of the different transporters or efflux pumps involved in drug efflux. First one that is MATE family, ये सोडियम आयंस को अंदर लेते हैं और ड्रग मॉलिक्यूल को बाहर इफ्लक्स करते हैं, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स और कैटायनिक ड्रग्स को। MFS फैमिली के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये प्रोटॉन्स के बदले एक्रिफ्लैविन, बेंजोक्लोसिट्रामाइड ऐसी एंटीबायोटिक्स को बाहर एक्सपेल करते हैं। SMR फैमिली के जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटॉन्स के बदले इन्हीं सिट्रामाइड, बेंजोक्लोनियम और एक्रिफ्लैविन एंटीबायोटिक्स को बाहर एक्सपेल करते हैं। RND फैमिली या मल्टीपल ड्रग्स को एक्सप्लक्स करते हैं प्रोटॉन्स के बदले, सो दिस दे एक्सपेल। ABC सुपर फैमिली के जो प्रोटीन्स हैं ये भी मल्टीपल ड्रग्स को एक्सपेल करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ एन ATP मॉलिक्यूल। द सेवेंथ इज कोरम सेंसिंग। माइक्रोब्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं केमिकल सिग्नल्स, जिनको हम ऑटो इंड्यूसर्स बोलते हैं। दीज ऑटो इंड्यूसर्स ये बैक्टीरियल पॉपुलेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, अपना जीन एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए, एक बैक्टीरिया ने मॉडिफाई किया खुद को, अपने प्रोटीन टारगेट को, अपने पोरीन प्रोटीन को या किसी भी चीज़ को, तो वो मैसेज कम्युनिकेट करता है अपने आसपास के दूसरे माइक्रोबियल सेल्स को फॉर विरुलेंस के लिए, कॉन्जुगेशन के लिए, अपोप्टोसिस के लिए या मोबिलिटी या रेजिस्टेंस के लिए। और ये कम्युनिकेशन अमंग्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है उन्हें एक दूसरे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बनाने में। जेनेटिक बेसिस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में 3 मेजर फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज म्यूटेशन, नेक्स्ट वन आर द प्लाज्मिड्स एंड जीन ट्रांसफर। इनका थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं हम। फर्स्ट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन हमें पता है इट रिफर्स टू चेंज इन द DNA स्ट्रक्चर या जीन के स्ट्रक्चर में चेंज, कोई भी चेंज जिसके कारण प्रोटीन्स मॉडिफाई होते हैं। हालांकि ये म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है, दैट इज़ 1 per 10 मिलियन सेल्स, लेकिन अगर एक म्यूटेंट सेल भी है एनवायरनमेंट में तो वो धीरे से खुद को रेजिस्टेंट बनाता है, म्यूटेशन के कारण रेजिस्टेंट बनता है, और वो रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर ग्रो होता है, मल्टीप्लाई होता है और पूरी एक पॉपुलेशन खड़ी हो जाती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। म्यूटेशंस आर नॉट कॉज्ड बाय ड्रग एक्सपोजर। इस एंटीबायोटिक के कांटेक्ट में आने से म्यूटेशन होता है ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसे सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में पहले से हैं, जब एंटीबायोटिक हम डालते हैं तो जो सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं और जो रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बचते हैं, उन्हें एक सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, उनका कंपटीशन कम हो रहा है।
वो रेजिस्टेंट है इसलिए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं। जो सेंसिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बचते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स से ये रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और पूरी एक पॉपुलेशन खड़ी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे या मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ऑलरेडी म्यूटेंट हैं और ड्रग की प्रेजेंस में इनकी पॉपुलेशन ग्रो होती है। दिस डायग्राम इट रिप्रेजेंट्स दैट नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। इनका नंबर हालांकि कम होता है, ऑलरेडी इनके पास डीएनए में म्यूटेशन है या प्लाज्मिड्स हैं जिनके कारण ये रेजिस्टेंट है। जब हम ड्रग यूज़ करते हैं तो सेंसिटिव सेल्स की डेथ होती है, लेकिन ये रेजिस्टेंट सेल्स सर्वाइव करते हैं, फिर ये ग्रो होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और पूरी एक पॉपुलेशन डेवलप कर लेते हैं। म्यूटेशंस बहुत सारी जीन्स में हो सकते हैं, या तो टारगेट प्रोटीन में, जैसे कि टारगेट प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाए और ड्रग की बाइंडिंग अफेक्ट हो, ऐसे पोरीन प्रोटीन्स में जो कि ड्रग के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, प्रोटीन जो कि ड्रग को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रेगुलेटरी जीन या प्रमोटर जीन में जो किसी टारगेट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या एक्टिवेटिंग इनएक्टिवेटिंग एंजाइम को सिंथेसाइज करती हैं या रेगुलेट करती हैं, जिससे उनकी सिंथेसिस कम या ज़्यादा होती है। सो दीज आर डिफरेंट जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिनमें म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट आर द प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स हमें पता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोम के अलावा बैक्टीरियल सेल में जो छोटा सा डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ देता है, एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ देता है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स देता है। इसी में एक कैरेक्टर है एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस, या आर जीन्स होती है जिसके पास, उनको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड्स या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स। फॉर एग्जाम्पल RP1 एक प्लाज्मिड है, ये एनकोड करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को इन स्यूडोमोनास में एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन के लिए। ये ओरिजिनेट हुई है स्यूडोमोनास से, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास RP1 प्लाज्मिड है और वो इन एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस है। कई रेजिस्टेंट है, कुछ एंटीबायोटिक्स तो कुछ प्लाज्मिड्स 8 एंटीबायोटिक तक को रेजिस्टेंट बना सकते हैं। एक प्लाज्मिड ही काफ़ी है 8 अलग अलग एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बनाने के लिए एक बैक्टीरिया को। दीज आर जीन्स कैन बी रेडिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन आर प्लाज्मिड टू अनदर प्लाज्मिड या फिर क्रोमोजोम। ये जो आर प्लाज्मिड पर जीन्स हैं ये ऐसे एंजाइम्स बनाती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट करते हैं या मॉडिफिकेशन के लिए प्रोटीन टारगेट को, ऐसी जीन्स होती। ये जीन्स एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड पर ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर प्लाज्मिड से जंप करके क्रोमोजोम तक भी पहुंच सकती हैं बाय रिकॉम्बिनेशन इवेंट। सो मच ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंस जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज की डेट में नोटिस की जाती है, इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड मीडिएटेड। और इन प्लाज्मिड्स की खासियत ये है कि ये ट्रांसफ़र भी होते हैं एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। सो दिस इज डायग्राम शोइंग अ बैक्टीरियल सेल, उसका क्रोमोजोम, दिस इज अ प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटीरियल जिस पर ये जीन्स हैं RES-A, RES-B एंड RES-C, ये रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये बैक्टीरिया को कई सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बनाती हैं। Now these are plasmids, they can also be transferred through conjugation, that means from one bacterium to another bacterium through a conjugation tube. Transduction, that means transfer of resistant genes from one bacterium to another through a bacteriophage. Transformation में naked DNA molecule is transferred from a dead bacterial cell या live bacterial cell to a live bacterial cell और उस बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर देता है। ट्रांसफ़र आर जीन्स का एक प्लाज्मिड से दूसरे प्लाज्मिड में हो सकता है ट्रांसपोजोन्स या इंटेग्रॉन्स के थ्रू भी। ट्रांसपोजोन्स जंपिंग जीन्स, इंटेग्रॉन्स पैचेस ऑफ डीएनए जो एक बैक्टीरियल साइट से दूसरे बैक्टीरियल साइट पे ट्रांसफ़र होते हैं। सो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जीन ट्रांसफर फैसिलिटीज़ यहाँ पर शो की गई हैं। दिस इज़ नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरियम, ये रेजिस्टेंट बैक्टीरियम है। इनमें कॉन्जुगेशन के थ्रू रेजिस्टेंट की जो जीन है विच इज़ शोन इन रेड कलर, ये रेजिस्टेंट बैक्टीरियम से नॉन रेजिस्टेंट बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र हो रही है और ट्रांसफ़र के बाद ये दोनों ही बैक्टीरियम रेजिस्टेंट हो गए। पहले एक ही बैक्टीरियम था, अब 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं, यहाँ पर सिंपली 2 शो किए हुए हैं, लेकिन ये जब 2 मल्टीप्लाई होंगे तो दे विल बिल्ड अप अ पॉपुलेशन, जल्दी से ऐसी पॉपुलेशन डेवलप करेंगे जो कि रेजिस्टेंट सेल्स की होगी। क्रॉस रेजिस्टेंस ये एक और मैकेनिज्म है। एक्विजिशन ऑफ रेजिस्टेंट, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कई बार दूसरी उसी टाइप की या उसके मिलती जुलती एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट बनाती, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू वन सल्फोनामाइड मींस रेजिस्टेंट टू ऑल
अदर टाइप्स ऑफ सल्फोनामाइड्स। तो एक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक को अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो वो दूसरे कई सारे सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से एक टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस उन सारी टाइप की टेट्रासाइक्लिन से इनसेंसिटिव बना देता है बैक्टीरियल सेल को। दिस इज नोन एज क्रॉस रेजिस्टेंट। तो एक सल्फोनामाइड या एक टेट्रासाइक्लिन इस टाइप के एक पेनिसिलिन ऐसी एंटीबायोटिक्स को अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है तो उस क्लास की दूसरी एंटीबायोटिक्स भी बेअसर हो जाती हैं। नाउ देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म। ड्रग रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके भी हैं। तो अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट एंड इनएडिक्वेट और अनड्यूली प्रोलॉन्ग यूज ऑफ AMAs शुड बी मेड। जब ज़रूरत नहीं हो तब एंटीबायोटिक लेना, या ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना, या ज़्यादा समय तक एंटीबायोटिक लेना, डॉक्टर ने जितना डोज प्रिस्क्राइब किया है उतना डोज प्रॉपरली लेना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोक सकता है। प्रिफर रैपिडली एक्टिंग एंड सिलेक्टिव नैरो स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स। ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज़ कीजिए जो तुरंत असर दिखाएं और सिलेक्टिव हो, नैरो स्पेक्ट्रम हो, जो स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म पर ही एक्ट करें, सबके ऊपर ना एक्ट करें। यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनना आसान है बैक्टीरिया के लिए, लेकिन अगर दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है तब थोड़ा सा मुश्किल होता है बैक्टीरिया को दोनों एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होना। तो इसलिए आज की डेट में कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ की जाती है, जहाँ पर दो एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करके डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है, स्पेशली वो डिजीज़ जो ज़्यादा डेडली हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑल। इंटेंसिव ट्रीटमेंट फॉर नोटोरियस ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नोटोरियस हैं या ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या ज़्यादा डेंजरस डिजीजेस कॉज करते हैं, उनके लिए इंटेंसिव ट्रीटमेंट हो, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो। एंटीबायोटिक का जब हम इनकम्प्लीट डोज लेते हैं, डॉक्टर ने 5 दिन का डोज बोला है, 3 दिन बाद हमें अच्छा लगने लगता है, हम उस डोज को आगे दवाई लेना बंद कर देते हैं। तो इनकम्प्लीट डोज हम जब लेते हैं तो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बचे हैं वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। तो इसलिए कंप्लीट डोज लें, और बहुत जो टिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो नोटोरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके लिए हम इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूज़ करें। So this was all regarding antibiotic resistance. This is just a cartoon which shows how bacteria अपने DNA सेगमेंट्स, प्लाज्मिड्स या उसको एक्सचेंज करके एक दूसरे को रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट।